नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू ऑनलाइन के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करेंगे आपके से गंभीर मुद्दे की। मुद्दा है दिल्ली बम ब्लास्ट। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 10 नवंबर शाम 6 बजे के आसपास नई दिल्ली के लाल किले के आसपास एक हमारा ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट में 10 से अधिक लोगों की मौत हुई है और इसे एक बड़े टेरर नेटवर्क से जुड़ के देखा जा रहा है। आइए बात करते हैं इस बारे में, घटनाक्रम क्या हुआ है और क्या संबंध है इसका पाकिस्तानी संगठनों के साथ। क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है या कुछ अन्य चीज़ें इसमें शामिल हैं। डिटेल में बात करेंगे, पूरा समझने का प्रयास करेंगे, पूरा मामला आखिर क्या है। घटनाक्रम जानते हैं, पहले घटनाक्रम दोस्तों हम सभी जानते हैं। जैसे कि 10 तारीख को शाम की बात है, लगभग हम शाम 6:30-7 बजे के आसपास की बात दोस्तों, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक पुरानी दिल्ली में एक i20 कार आती है। वहां पर स्लो मूविंग थी कार, या लगभग रुकी हुई अवस्था में कार थी। उस कार में विस्फोट होता है, उसके आसपास की गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ जाती हैं। उस कार को चलाने वाला डॉक्टर मोहम्मद उमर तत्काल मारा जाता है और साथ में वहां जो 10 आसपास लोग थे, 10 से 12 लोग, उनकी मौत भी होती है, 20 से अधिक घायल भी होते हैं। इसे सरकार ने एक आतंकी हमला घोषित किया है और इसके बाद इसमें जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार सभी एंगल से जांच कर रही है, इसमें किसके टेरर नेटवर्क है, कहां से फंडिंग आ रही है, कौन इसमें इन्वॉल्व था, कौन कौन इन्वॉल्व था और कौन इसका मास्टरमाइंड था, इसकी सबकी जांच चल रही है। आइए बात करते हैं, पर्दे दर पर्दे खोलते हैं इस मामले की आपके साथ। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, लाल किले का हमारा इलाका, दिल्ली का वहाँ लाल किला, उसके सामने का लगा चांदनी चौक। ये लाइन चांदनी चौक की लाइन है, ये चांदनी चौक का रोड है दोस्तों। यहाँ बना है गौरी शंकर मंदिर, इसके आगे एक जैन मंदिर बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पीछे शीशगंज गुरुद्वारा और पीछे सुनहरी मस्जिद भी। इसी बीच में दोस्तों ये लाल किले की जो मेन रोड है, यहाँ लाल किले से कुछ आगे दूरी पर, यहाँ लगभग 100 मीटर दूरी पर यह कार में ब्लास्ट हुआ है। ये लोकेशन दिल्ली का पीक इलाका, जहाँ जनता की आवाजाही रहती है। शाम का 7 बजे का वक्त, सोमवार का मार्केट, संडे का मार्केट खुलता है तो भीड़ ज़्यादा हो ही जाती है। उस ज़्यादा भीड़ में इस बम ब्लास्ट को करने का निश्चय किया गया। उसके बाद ब्लास्ट होता है दोस्तों, लगभग लाल किले से 200 मीटर दूरी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में जो कार प्रयोग की गई, सरकार ने उसकी जांच शुरू की, बहुत सारी तहकीकात खुलती गई, लेकिन इसके तार कुछ पहले जुड़े हैं। आइए बात करूं तारों की और क्या हुआ इसके अंदर प्रयोग। अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या हुआ, पहली बात तो i20 कार यहां पर इसका यूज किया गया, उसमें ब्लास्ट हुआ, कई गाड़ियां जली और कई घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। कहां हुआ दोस्तों? दिल्ली के लाल किले के पास वो घटनाक्रम, ये जहां पर मेट्रो गेट के पास काफी भीड़ जमा होती है। कौन इफेक्टेड हुए दोस्तों? जो लोकल लोग थे, स्ट्रीट वेंडर्स थे वहां पर, वहां जो लोकल गाड़ियां चल रही थी आसपास, पीछे रिक्शा था, बगल में कारें थी, उनको लोग ज्यादा प्रभावित हुए, उनके मरने वाली संख्या उनमें ज्यादा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर जांच पूरी शुरू की गई है। दिल्ली पुलिस, NIA, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले की फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। आइए दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं, क्या हुआ आतंकी हमले में और कहां जुड़े हैं तार इसके। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं, जैश ए मोहम्मद भारत का एक पुराना दुश्मन। जैश ए मोहम्मद का सरगना अजहर मसूद, जिसको हमने 99 के कंधार हाईजैक के बाद फ्री करना पड़ा था, लगभग 26 साल हो गए उसको फ्री किए हुए, और लगातार तब से वो भारत के लिए सरदर्द बना हुआ है। हमने कई बार उसके अटैक करने का प्रयास किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके इलाकों पे हमले किए। कई बार ये बातें भी सामने आई कि हम उसके आतंकी खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर एक बार जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया है इस आतंकी हमले के साथ। कैसे जोड़ते हैं तार, बात करें यहां पर इस कहानी में, इस आतंकी हमले में दोस्तों 3 लोगों का नाम समझना जरूरी है। डॉक्टर मोहम्मद उमर, ये व्यक्ति जो कार चला रहा था, ये मारा गया ब्लास्ट में। ये फिदायीन था, जिहादी था, अपने आप को मारा इसने और आसपास के लोगों को भी मार दिया। इसके अलावा डॉक्टर आदिल की बात करें, डॉक्टर कहना गलत होगा ऐसे लोगों को, लेकिन आदिल की बात करें, ये सहारनपुर में एक मेडिकल एक्सपर्ट, मेडिकल भूमिका में था और अनंतनाग का निवासी है। ये अनंतनाग का निवासी, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का, सहारनपुर में पोस्टिंग थी इसकी एक मेडिकल प्रोफेशन में, और इसको अरेस्ट किया था श्रीनगर पुलिस ने 6 तारीख को। यहीं से कहानी शुरू करते हैं हम लोग। 6 तारीख को श्रीनगर पुलिस ने अरेस्ट किया इस अहमद को, आमिर को। इस पर क्या आरोप थे? श्रीनगर में और श्रीनगर के आसपास के इलाकों में कुछ पोस्टर लगाए गए थे। 28 अक्टूबर को पोस्टर लगाए गए थे। उन पोस्टर में जैश ए मोहम्मद की तारीफ की गई थी, जैश ए मोहम्मद की तारीफों के पुल बांधे गए थे। और श्रीनगर पुलिस ने जब उन पोस्टरों की जांच की, CCTV की जांच की, खंगाला किसने लगाया, कौन इसके पीछे है, तो उसमें इस व्यक्ति का नाम, आदिल का नाम सामने आया। पुलिस ने ट्रैक किया इस व्यक्ति को और सहारनपुर के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। 6 तारीख की बात है। अरेस्ट किया पुलिस ने इसको और इससे पूछताछ शुरू की। इसकी निशानदेही पर, इसके कहने पर, इसके बताने पर मुइज्जिल, ये आप देख रहे हैं व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति मुइज्जिल, इसको अरेस्ट किया गया फरीदाबाद से। डॉक्टर मुइज्जिल फरीदाबाद के अस्पताल में एक्सपर्ट के रूप में नियुक्त था।
वहां पर इसका क्वार्टर भी था, अस्पताल के परिसर में क्वार्टर था इसका। वहां से पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और इसके घर से इसका जो हॉस्टल का रूम था वहां से लगभग 350, कई जगह 3000 किलो का दावा भी किया जा रहा है, अमोनियम नाइट्रेट या विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई। 350 से लगभग 350 किलो माना जाए, बहुत बड़ी सामग्री होती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स अलग बातें कह रही हैं, हम भी मान के चलते हैं, 2 रिपोर्ट्स हैं तो हम मानते हैं 350 किलो भी हो सकता है और 3000 किलो भी हो सकता है, लेकिन जो आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं बस 350 किलो के आसपास। तो 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है इसके मुइज्जर के फ्लैट से जो फरीदाबाद में स्थित था। वहां से एक स्विफ्ट कार की जानकारी मिलती है जिसमें बंदूक रखी थी, 47 या खतरनाक बंदूकें थी, असॉल्ट राइफल थी उसके अंदर, यानी कि मुइज्जर सेकंड पर्सन था जिसको अरेस्ट किया फरीदाबाद से। ये बात है 10 तारीख के आसपास दोस्तों। यानी दिल्ली पुलिस को, एनआईए को जांच में समझ में आ चुका था कि कोई गंभीर नेटवर्क है ये। हालांकि उनको जानकारी मिल चुकी थी कि इसका कुछ पार्ट अभी भी दिल्ली में घूम रहा है। उनको तलाश थी इस व्यक्ति की, मोहम्मद उमर की, डॉक्टर मोहम्मद उमर, डॉक्टर कहना बार बार गलत होगा लेकिन ठीक है, पहचान इनसे ही मिली इनको। डॉक्टर मोहम्मद उमर को यहां पर तलाश जारी हुई। तलाश में ये व्यक्ति मिल नहीं रहा था, लगातार इसकी तलाश, छापेमारी हो रही थी इसके लिए, लेकिन फाइनली अब ये फरीदाबाद से एंटर करता है दिल्ली में। 10 तारीख की सुबह सुबह दिखाया गया है, सीसीटीवी फुटेज आए हैं टोल नाके के, जहां से दिल्ली में एंटर किया, पेट्रोल भराया दिल्ली में इसने, दिल्ली में अपनी गाड़ी दिन भर घुमाता रहा और शाम के 7 बजे के लगभग लाल किले के पास जाकर इसने अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया, फिदायिनी हमला कर दिया। अब कुछ एक्सपर्ट या कुछ सूत्र कह सकते हैं, हालांकि पुलिस कंफर्म नहीं कर रही है कि इसने वहां पर जानबूझकर हमला किया या पैनिक में आ गया था, डर में आ गया था कि पुलिस पकड़ लेगी, उससे पहले ब्लास्ट ने कर दिया, या क्या ब्लास्ट गलती से हो गया, वहां पर बम अपने आप फट गया। उसकी भी जांच चल रही है, फॉरेंसिक जांच में सामने आएगा। लेकिन जो भी हो, यह व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल था कल के हमले के लिए। इन पॉइंट बात पूरी यहां पर ये निकल के आती है कि हमला किस लोकेशन पे हुआ। काफी लोग मारे गए। लाल किले के सामने का इलाका दोस्तों, गौरी शंकर मंदिर है, जैन मंदिर है, पीछे थोड़ा शीशगंज गुरुद्वारा साहिब बना है, उसके पीछे मस्जिद बनी है, धार्मिक स्थल है अपने आप में, शॉपिंग प्लेस है अपने में, अपना चांदनी चौक का इलाका दोस्तों, पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है पास में, वहां से लाल किला का इलाका, तो ऑलरेडी एक पैक्ड इलाका है। उस इलाके में जाके कार से बम ब्लास्ट करना बहुत बड़ी बात थी और किया उन्होंने। और खासकर तब जब दिल्ली पुलिस के पास एक जानकारी थी, हरियाणा पुलिस के पास जानकारी थी ऐसा होने की, श्रीनगर पुलिस छापेमारी कर चुकी थी, उसके बाद भी ऐसा होना ये निश्चित तौर पर एक बड़ा आतंकी हमला माना जा सकता है। लेकिन आखिर इसमें जैश ए मोहम्मद के साथ एक ग्रुप का नाम और आ रहा है, हरकत उल अंसार। जी हाँ दोस्तों, ये एक समूह है जो कश्मीर में लगातार ऑपरेट कर रहा है। इसका एक आतंकवादी मूसा था, इसका मार दिया गया था हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उसको, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इसके आतंकी चल रहे हैं और ये लगातार भारत में अटैक कर रहा है, स्लीपर सेल के द्वारा अटैक कर रहा है इंडिया में, ये कई बार सामने आया है। तो अंसार गजनवी या AHJ बोलते हैं अपने आप को ये लोग, ये जो संगठन है दोस्तों, खतरनाक संगठन मान सकते हैं इसको आप, क्योंकि लगातार हमले करने का प्रयास कर रहा है दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में। और आइए कहानी को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा हम लोग। जो हुआ ब्लास्ट वो आपके सामने है दोस्तों। कहां हुआ ब्लास्ट बताया मैंने आपको, किसने किया ब्लास्ट वो समझा आप लोगों ने, और कौन इफेक्टेड हुआ। अब आते हैं दोस्तों इसमें इस्तेमाल क्या किया गया इस ब्लास्ट में। इस ब्लास्ट में दोस्तों इस्तेमाल किया जाने वाला जो विस्फोटक था वो था ANFO दोस्तों। ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। जी हाँ दोस्तों, ये बनता है अमोनियम नाइट्रेट जैसे बेसिक एलिमेंट से। अमोनियम नाइट्रेट जिसका हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में। अमोनियम नाइट्रेट खतरनाक नहीं है अपने आप में, लेकिन जब उसमें फ्यूल ऑयल मिला दिया जाए, अमोनियम नाइट्रेट में अगर आप फ्यूल ऑयल मिला दीजिए, 6% फ्यूल ऑयल, 94% अमोनियम नाइट्रेट, ये खतरनाक सामग्री बन सकती है, विस्फोटक सामग्री बन जाती है। इसको आप डिटोनेट कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं किसी बटन के द्वारा, किसी भी बैटरी के द्वारा। जी हाँ, ये 350 किलो मिला है अगर किसी व्यक्ति के पास, तो कितना बड़ा हमला वो कर सकता था। हम ये कह सकते हैं राइट नाउ कि जो हमला हुआ वो दुखद है, लेकिन कितना बड़ा हमला टाला गया है श्रीनगर पुलिस और हरियाणा पुलिस के द्वारा, ये भी सराहनीय काम है वो नेटवर्क का पर्दाफाश करके। आगे बढ़े दोस्तों, इसकी बात करें ANFO का इस्तेमाल किया गया था, सामने आई ये बात यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों चालू करें हम लोग, तो यहाँ पर संदिग्ध की पहचान की गई, डॉक्टर उमर मोहम्मद के नाम से, मोहम्मद उमर के नाम से पहचान की गई इनका। ये माना गया है कि हमलावर ने फिदायिनी हमला किया, कार को उड़ा लिया था। जांच कौन कर रहा है दोस्तों? इसकी जांच कर रही है NIA, जांच कर रही है, और बाकी हमारी कई अन्य एजेंसियां, NSG तो घाट पहुंची थे। पूरे देश में अलर्ट है आज की डेट में, हर जगह जांच हो रही है। और ऐसे टेरर नेटवर्क में और कौन कौन से नाम है, गिरफ्तारियां बहुत हुई हैं। आज तारीख 11 है और आज दिन भर में काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में। कई लेडी डॉक्टर का नाम भी आया है दोस्तों, उसकी बात भी कर लेते हैं आपके साथ यहाँ पर। तो यहाँ पर कई हमले हम देख रहे हैं। तो फंडिंग की बात करें, मोदी साहब ने कल ट्वीट किया इस बारे में। मोदी साहब ने कहा कि वो ऑफकोर्स दुख की घड़ी में परिवारों के साथ हैं और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। अमित शाह जी ने कल दौरा किया हाल की हाल, जैसी घटना की जानकारी सामने आई, अमित शाह जी खुद पहुंचे घटनास्थल पर, देश गृह मंत्री हैं। जरूरी था देश को बताना कि सरकार साथ में है, सरकार जांच कर रही है, सरकार ऐसे लोगों को छोड़ेगी नहीं।
आज देश के रक्षा मंत्री ने भी कहा, राजनाथ सिंह ने, कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर सरकार अपना काम करेगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड जांच में क्या क्या हो रहा है वो समझेंगे हम लोग। तो जांच में एक पूरे आतंकी मॉड्यूल का पता चला है दोस्तों, यहां पर जिस कार में विस्फोट हुआ वो मालूम पड़ चुकी है, कौन चला रहा था मालूम हो चुका है दोस्तों। इसी बीच बताया मैंने, ये डॉक्टर उमर मोहम्मद या मोहम्मद उमर इसका नाम, जो डॉक्टर क्या कह सकते हैं। एक और गिरफ्तारी आज हुई है दोस्तों, डॉक्टर शाहीन शाहिद की। लेडी डॉक्टर का नाम आया है दोस्तों यहां पर, और ये बड़ा नाम आया है, फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई। आज हमले के बाद जब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी तो डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया है। ये लखनऊ की रहने वाली हैं और फरीदाबाद में काम करती हैं अभी ये डॉक्टर ये, और इनको भी माना गया है कि ये भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमातुल मोमिनात की ये हेड है यहाँ पर भारत में। तो जैश ए मोहम्मद की महिला संगठन की हेड है ये, और ऐसा माना जाता है जैश ए मोहम्मद की इस महिला संगठन को पाकिस्तान से ऑपरेट करती है मसूद अजहर के परिवार के लोग। जी हाँ, मसूद अजहर की बहन सादिया ऑपरेट करती है पाकिस्तान से बैठ के इस नेटवर्क को, ऐसा बताया जाता है। मामला गंभीर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं, काफ़ी लोगों को पकड़ा है पुलिस ने। उम्मीद करेंगे इस पूरे नेटवर्क को पर्दाफाश कर पाएं और शायद भविष्य में ऐसे हमले ना हो, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है दिल्ली में हमले होते रहे हैं। जी हाँ, अगर मैं केवल 30 साल की बात करूं आपसे, पिछले 30 सालों में मेरे सामने देखते हुए दोस्तों, देखो 30 सालों के अंदर हम देखें दिल्ली के अंदर काफ़ी हमले हो चुके हैं। लेटेस्ट हम लोग की बात करें तो 96 में लाजपत में नगर में धमाका हुआ दोस्तों, 97 में सदर बाजार करोल बाग में हमला हुए, साल 2000 में, जी हाँ, लाल किले में गोलाबारी हुई थी, साल 2000, 25 साल पहले इसी लाल किले पे हमला किया था आतंकियों ने, बंदूकों से हमला किया था। लाल किले में आतंकियों निशाने पे रहा है। 2001 में संसद पे हमला हुआ दोस्तों, हमारे यहाँ पर संसद परिसर में घुस गए थे आतंकवादी 2001 में दिल्ली के अंदर। 2005 में दिवाली से पहले सीएल ब्लास्ट हुए दोस्तों, पहाड़गंज में, सरोजिनी नगर मार्केट के अंदर कई जगह हमले हुए 2005 में। 2008 में सीएल बम ब्लास्ट हुए कॉर्नट प्लेस में, करोल बाग में, गफ्फार मार्केट में। 2011 दिल्ली हाईकोर्ट धमाका, और सबसे लेटेस्ट में दोस्तों 2025 का रेड फोर्ट केस। 14 साल बाद दिल्ली फिर निशाने पर है आतंकियों, कहीं ना कहीं चिंता की बात हो सकती है। अभी सरकार ने कुछ महीने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर किया था। सरकार ने दावा किया था कि आतंकियों के टेरर कैंप नष्ट कर दिए गए हैं। ऐसे में ये आतंकी अब देश के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं हमारे, और ये आतंकियों को सपोर्ट मिल रहा है लोकल कश्मीरी लड़कों से, खासकर कुछ जो चरमपंथी विचारधारा के हो गए हैं इसमें से, जैसे डॉक्टर उमर मोहम्मद की बात करें या आदिल की बात करें या मोइज़िन की बात करें। ये सब लोग कश्मीर के हैं, चरमपंथी विचारधारा के हैं, पढ़े लिखे हैं, ये डॉक्टर पेशे में हैं। आखिर ये क्यों है, तो यहां पर थोड़ा समझेंगे दोस्तों क्यों आ रहे हैं इस पेशे में ये लोग, और इसी को नाम दिया गया है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का दोस्तों। जी हां, इस पूरे आतंकी हमले में एक ये मॉड्यूल है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। व्हाइट कॉलर मतलब ये पढ़े लिखे लोग, एक्सपर्ट लोग, पेशेवर लोग, डॉक्टर पेशे से, इंजीनियर पेशे से, जो भीड़ में रहते हैं। पता नहीं चलेगा भीड़ में आपको इनका, क्योंकि आप लोग तो सम्मानजनक स्थिति में है, ये तो नहीं करेंगे, ये इन्वॉल्व है दोस्तों। इसी को नाम दिया गया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। जी हां दोस्तों, ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल उन आतंकियों के लिए होता है, उन नेटवर्क के लिए होता है जो समाज में प्रतिष्ठित पदों पर हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, इंजीनियर से पेशे से, मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, ऐसे अपने काम कर रहे हैं और साथ में आतंकी घटनाएं भी कर रहे हैं दोस्तों। जी हां, ये घटनाएं बढ़ रही हैं, नए नए नाम आ रहे हैं। तो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल दोस्तों ये ऑपरेट कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग चरमपंथ की ओर जा रहे हैं, आतंक की ओर जा रहे हैं, देश से गद्दारी करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। चिंता की बात है देश के लिए। अब तक मानते थे शायद कोई गरीब व्यक्ति होगा, भूखमरी होगी, शायद उसको समस्या होगी, इसको भड़काना, सिखाना, चरमपंथी बनाना आसान रहा होगा, लेकिन ये लोग पेशे से पढ़े लिखे हैं, सफ़ेद पोश हैं, व्हाइट कॉलर हैं। उसके बाद ये टेरर में एक्टिविटी शामिल हो रहे हैं दोस्तों। यानी गरीबी बेरोजगारी नहीं, ये कोई ऐसा नहीं कि सीधे हमलों का शिकार नहीं हुए हैं, इनके परिवार में कोई नहीं अफेक्टेड हुआ, लेकिन उसके बाद भी चरमपंथ की ओर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कोई मास्टरमाइंड काम कर रहा है, पूरा एक गिरोह काम कर रहा है। इसको पकड़ना, इसको ओपन करना, बताना पुलिस और हमारी जांच एजेंसियों का एक बड़ा टारगेट होगा। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये लोग करते क्या हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं, ये कहीं ना कहीं इनके पास एक्सेस होती है इजीली पहुंचने की, इनके पास फंडिंग अपनी ये यूज करते हैं, अपनी अपनी पोजीशन का फंड इकट्ठा करते हैं इन संगठनों के लिए। ये कानून के, इंपॉर्टेंट बात है, कोई शक नहीं करता, पढ़े लिखे लोग हैं। अब वो कार खरीदना चाहता है, वो घर पे किराए पे चाहता है, वो एक्सेस करना चाहता है दिल्ली के कॉर्नट प्लेस तक का रास्ता, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। आप जाइए आराम से घूमिए यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं इनके पास कहीं ना कहीं खुफिया जानकारी, क्योंकि इनकी पहुंच बहुत होती है, तो खुफिया जानकारी एक्सेस कर लेते हैं, कहाँ पर है, पढ़े लिखे लोग हैं, नेट के द्वारा अन्य माध्यमों से इकट्ठा कर लेते हैं जानकारी को। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नेटवर्क दोस्तों यहाँ पर काम करता हुआ हमको दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल के दिनों में भारत में कुछ मामलों में डॉक्टर हों, सरकारी कर्मचारी हों या अच्छे व्यवसायी लोगों को इनसे जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये व्हाइट कॉलर नेटवर्क काम कर रहा है। कई नाम आ रहे हैं दोस्तों, उम्मीद करेंगे हमारी दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस,
NIA, कश्मीर पुलिस ऐसे लोगों को पकड़े और जो हमारा सुरक्षित बनाने का सपना है भारत को, वो शायद पूरा कर पाए। लेकिन चुनौती वही है, ऐसे अटैक को कैसे रोका जाए। ऐसे अटैक को रोकने का तरीका एक ही है, वो है अच्छी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करनी होगी दोस्तों अपनी। दूसरा, जो अलगाववादी क्षेत्र हैं, जहां पर ऐसा अलगाव पनप रहा है, चरमपंथ बढ़ रहा है, ऐसे इलाकों में कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंस बढ़ाई जाए और ऐसे इलाकों के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए कि आखिर गलतियां क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, चरमपंथी क्यों बन रहे हैं, क्या पैसे का लालच है, आखिर गुस्सा है, क्या है आखिर वो कारण, क्यों वो एंटी इंडिया एक्टिविटी करने में लगे हैं, क्यों देश विरोध, देश के खिलाफ काम करने में लगे हैं, कौन भड़का रहा है उनको, कौन सिखा रहा है उनको, कौन हथियार दे रहा है उनको, कौन ये अमोनियम नाइट्रेट दे रहा है उनको, ये देखना जरूरी है। और शायद उम्मीद करेंगे इस बार के हमलों से हमको सीखेंगे और अगली बार ऐसे हमले नहीं होंगे। इसी उम्मीद के साथ रुकता हूं दोस्तों इस क्लास को। मैं बात करेंगे आपसे आगे, मिलते रहेंगे इस टॉपिक पर। तब तक दीजिए आज्ञा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।